नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश सेल्फ स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th जो पढ़ रहे थे स्वर्णिम भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था गुप्त वंश के शासकों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। जैसा कि हम देखते हैं गुप्त कालीन जो हमारा है, देखिए गुप्त वंश के जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़े तो भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत बड़ा महत्व रहा। गुप्त जो शासक थे वो वैदिक धर्म को मानते थे और समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो उस समय अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो उस समय चीनी यात्री थे वो फायान भारत में आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य है वो सुशोभित रहा है। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। यानी कि उस समय वो कर जो भार होता था, पहले राजाओं को कर दिए जाते थे, वो कर भार भी बहुत ही कम थे। और आगे देखें तो उसकी राजकाज की भाषा थी वो संस्कृत थी और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास जी और मृच्छकटिकम जो मृच्छकटिकम नाटक हैं उसके लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए थे। और हम जो वर्तमान में देखते हैं महाभारत और रामायण और मनु संहिता, इसका भी उल्लेख है वो गुप्त काल में ही हुआ था। वो हमें गुप्त काल में ही सामने आई थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट और ब्राह्मणियर तथा ब्रह्मगुप्त ने भी गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान दिया था। इसी काल में जो है वो दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। और उस समय के हम वास्तुकला को देखें तो उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो झांसी और कानपुर के अवशेषों से और अजंता की कुछ गुफाओं से, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ से और नालंदा में जो 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति है उनसे हमें उदाहरण मिलते हैं कि उसकी जो वास्तुकला थी वह बहुत ही सुंदर थी। ठीक है। और सुल्तानगंज में स्थित जो 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है उनसे हमें ज्ञात होता है कि उस समय की जो वास्तुकला है वो सुशोभित थी। और हम देखें गुप्तकालीन समाज के बारे में तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में जो पहला वर्ण था वो था ब्राह्मण। जो ब्राह्मण का जो कार्य होता था वो सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन। ठीक है। ब्राह्मण के क्या क्या कर्तव्य थे? अध्ययन है, अध्यात्म है और दान है, यज्ञ है। ये सभी क्या है? ब्राह्मण के हैं वो कर्तव्य थे। और क्षत्रिय के कर्तव्य थे राष्ट्र की रक्षा करना। और जो वैश्य होता था, जो तीसरा वर्ण उसमें दिया हुआ है वैश्य, वैश्य का कार्य तथा व्यापार और वाणिज्य का जो कार्य करना और कृषि युक्त कार्य करना। और जो शूद्र होते थे, जो 14 वर्ण होता था शूद्र, वो सेवा प्रदाता होता था। और गुप्तकालीन में जातियों के विषय में, गुप्तकालीन में हम जो जातियों के विषय में देखें तो व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। उस समय जो वर्ण होते थे उसका आधार गुण और कर्म से नहीं देखे जाते थे, उसका
आधार हैं वो जन्म से ही देखे जाते थे कि वो जन्म से ही ब्राह्मण है, जन्म से ही क्षत्रिय है, जन्म से ही वैश्य है, जन्म से ही शूद्र हैं। यानी जो था वो सब जन्म से ही पता चलता था कि वो जन्म से क्या है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो सब हमें है वो जन्म से ही पता चलता था। ठीक है। और उस समय स्त्रियों का जो समाज में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, वह धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उस समय जो धार्मिक कृत्य होती थी, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करवाना है, उस समय पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य था। और जैसा कि हमने रामायण में देखा था, श्री राम जी ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था, तब सीता जी तो वनवास में गई थी और जो श्री राम जी हैं वो अश्वमेध यज्ञ में सीता मैया की स्वर्ण मूर्ति को बिठाते हैं। तो इससे भी हमें ज्ञात होता है कि उस समय है वो स्त्रियों का स्थान है वो महत्वपूर्ण माना गया है। और मैं आपको बताऊं तो उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन भी था, उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, उस समय हमें पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलती है। और उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। उस समय है वो 8 प्रकार के क्या होते थे, विवाह होते थे। ठीक है, उस समय 8 प्रकार के क्या होते थे, विवाह होते थे। आगे हम देखें तो उस समय स्वयंवर प्रथा, जैसा कि हमने स्वयंवर प्रथा स्वयंवर को देखा ही होगा, सीता मैया का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी स्वयंवर, वैसे ही स्वयंवर इस तरह स्वयंवर होते थे और स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। और गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मुद्दा स्विक्त करण अम्बस्ट पार्श्व आदि उग्र थी। ठीक है, उस समय जो मिश्रित जातियाँ थी वो उग्र थी। करण और अम्बस्ट और प्रासर्व ये सभी जातियाँ क्या थी, उग्र थी। ठीक है, ये सभी क्या थी, उग्र थी। ठीक है, ये सभी उग्र थी। और हम देखें गुप्त कालीन समाज के बारे में, तो इसका कार्य स्थल है वो गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण मिलता है। उस समय है जो नारी होती थी उसका जो स्थान है वो उच्च माना जाता था और पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी नारी के पुत्र नहीं होता है तो जो उस संपत्ति का अधिकार है वो सब जो उसकी पत्नी होती थी उसका होता था। तो ये जो बातें हैं वो उस समय की बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और हमारे वीडियो को देखते रहें। कल हम पढ़ेंगे, जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे वर्धनवंश, जो पुष्य भूतिवंश के नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करते रहें। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। ओके, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।